द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी आज अपने साथी दोस्त और फैकल्टी मेंबर्स एक्सपर्ट पुनीत सर और अभिषेक सर के साथ हूं। आज हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर, सुर्खियों पर। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं पुनीत सर से कि ये जो वॉरशिप्स होते हैं जिनके बारे में हम बहुत सुनते हैं और तरीके के नाम होते हैं, कई तरीके के प्रकार होते हैं, लेकिन हम जानते नहीं ये दरअसल हमारी जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी, वो किस तरीके के वॉरशिप्स उसके पास होते हैं, उसका क्या टिपिकल क्लासिफिकेशन होता है या कैसे उसके बारे में जानें, क्योंकि इधर हम लोग देखते हैं कि टॉर्पीडो, पनडुब्बी, वॉरशिप बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं। तो सबसे पहले हम वॉरशिप्स के बारे में, युद्धक पोत जहाज के बारे में जानेंगे। पुनीत, पहले तो आप हमको वॉरशिप के बारे में बताएं कि एक तो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग देखते हैं जिसमें लोग आते जाते हैं, यानी पैसेंजर शिप हो गए। एक में सामान आता जाता है, यानी कार्गो कंटेनर शिप हो गए। लेकिन ये तो सब सिविल शिपिंग हो गई। इंडियन नेवी की जो वॉरशिप्स हैं और इसका शिपिंग का क्या हमारे यहाँ रोल है, इम्पोर्टेंस है। अक्सर हम लोगों ने देखा है हर भारतीय, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में रहने वाला, वो कहीं ना कहीं कोई कैंटोनमेंट एरिया से होकर के गुजरता है तो उसने हमारे फौजी भाइयों को उनके वर्दी में देखा है। एयरफोर्स स्टेशंस के भी आसपास से कभी अगर गुजरे या टीवी चैनल वगैरह पे देखते हैं या आते जाते शहरों के आसपास नेवल इंडियन एयरफोर्स के स्टेशंस होते हैं। नेवल फोर्स तो चूंकि साउथ इंडिया में जो हमारे कोस्टल बेल्ट में है और थोड़ा सा इनविजिबल रहता है। आमतौर पर हम जो भारत के, उत्तर भारत के लोग हैं, उनके लिए सफेद वर्दी में खूबसूरत सा दिखने वाला नौजवान इंडियन नेवी की वर्दी में कम दिखाई देता है। तो उसके बारे में हम लोग की जानकारी कम है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए सर, जो सवाल है कि वॉरशिप्स और वॉरशिप जो है वो नेवी का हिस्सा होते हम्म। हैं। नेवी को अगर हम हिंदी में कहें तो उसे नौसेना कहते हैं। हम्म। और जो चीज सेना है वो युद्ध का कार्य करती है। बिल्कुल ठीक। तो जो हमारे ये वॉरशिप या हिंदी में कहते हैं युद्ध पोत, ऐसे पोत या जहाज जिनका निर्माण युद्ध के लिए ही ये किया हुआ। गया है, इन्हीं को हम वारशिप कहते हैं। हम्म। अब जो वारशिप्स है इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं। कॉर्वेट्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स और आपके एयरक्राफ्ट कैरियर एज पर द साइज एंड टनेज। तो जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ती जाती है, इनका आकार बढ़ता जाता है, इनके रोल्स भी चेंज होते चले जाते हैं। तो जो सबसे छोटा वारशिप जो हमारे इंडियन नेवी में होता है उसे कॉर्वेट कहते हैं। साइज में छोटे हैं, स्पीड तेज होगी, जितना आपका साइज छोटा होगा स्पीड आपकी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी बिल्कुल ठीक बात। और आप ज्यादा बड़े एरिया में पेट्रोलिंग कर सकेंगे। हम्म। इसके बाद आते हैं फ्रिगेट्स। इनका साइज जो है 5,000 टन के आसपास हो जाएगा। हम्म। अब जो टनेज कैपेसिटी है, अब ये 5,000 टन से 10,000 टन के बीच में ये वारशिप्स होते हैं। हम्म। कुछ मिसाइल्स वगैरह लेके जा सकते हैं और जाहिर सी बात है इनमें कॉर्वेट से ज्यादा मात्रा में फायर पावर होती है। जाहिर सी बात। और ये जो है हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ग्रुप होते हैं उनको जो है मिसाइल्स वगैरह से बचाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल ठीक जो बात। मिसाइल्स हैं या फिर जो पनडुब्बियां हैं जिनसे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को खतरा हो खतरा सकता है, हो सकता है। क्योंकि वो बहुत ही प्राइम एसेट है। इंडिया के पास केवल दो है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में ये इतने प्राइज एसेट्स हैं और 20,000 करोड़ के आसपास का ये एयरक्राफ्ट कॉस्ट। कैरियर होता है। तो इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए फ्रिगेट्स का काम किया, पेट्रोलिंग के लिए भी इनका प्रयोग किया था। हाई स्पीड पे है, लेकिन वही चीज है, दिक्कत उतनी नहीं है जितनी आपकी इनसे ऊपर वाले शिप में जिनका नाम है डिस्ट्रॉयर। हम्म। डिस्ट्रॉयर नाम से नाम स्पष्ट है से ही कि जाहिर, डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है, विध्वंस करने का। विध्वंसकारी पोत है। और ये दूसरे शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बने हुए हैं। इन पर जैसे कि हमारी क्रूज मिसाइल, अब एंटी शिप मिसाइल है, ब्रह्मोस है और हेलीकॉप्टर्स वगैरह वो तैनात होते हैं। टनेज इनकी और ज्यादा बढ़ जाती है, कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। सब इस जो सीढ़ी में, लैडर में सबसे ऊपर आते हैं वो है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स। हम्म। जो 2,000 3,000 लोग लेकर चलने वाले लोग हैं, पूरा का पूरा वो शिप है। हम्म। और उसके साथ एयरफोर्स भी होती है, मतलब एयरफोर्स तो नहीं कहेंगे, नेवी का अपने इस हाँ, फ्लाइंग मतलब यूनिट एयर होती है। स्क्वाड्रन होता है एयर उनका। स्क्वाड्रन होता है, मिराज है, मिग है, सुखोई है। अब राफेल को भी उस पर तैनात करने की बातें चल रही हैं। तो एक बहुत बड़े एरिया को ये स्कैन कर सकता है। बिल्कुल ठीक। और इसको कहते हैं, हम कहते हैं एरिया एक्सेस। जो नेवी जो है, जैसे कि हमारी जो जनरेशन है, जितने भी लोग हम लोगों को देख रहे हैं अभी, उन्होंने आर्मी का के बारे में काफी कुछ सुना है। शहादत मिली आर्मी में बहुत सारे ऑपरेशंस में। एयरफोर्स के बारे में भी हम सुनते रहते हैं, लेकिन नेवी एक ऐसा
ऐसा सेक्शन है नौसेना जिसके बारे में कभी कुछ कहा सुना नहीं, इस जनरेशन तो नहीं सुना, जो 80s के बाद पैदा हुई। तो नेवी एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा आपका पीस है आपके वॉर मशीन का, कि जब नेवी मूव करती है और जब वॉरशिप आपका मूव करता है तो समझिए शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। क्योंकि इतना प्राइज एसेट आप जब वार के लिए निकालेंगे तो आप कुछ लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं, या ये मारपीट तांडव का है। नहीं है, या पुलिसिंग का काम नहीं है नहीं आपके है। पास। फिर सीरियस बैटल हो रहा है। 71 के बाद तो इंडियन नेवी अभी तक कोई मेजर बैटल में आई ही नहीं। हाँ, मतलब सारा काम एयरफोर्स, आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई। आमने सामने की कोई लड़ाई नहीं, आप कोई लड़ाई ही नहीं हुई बेसिकली। जो थोड़ी बहुत पेट्रोलिंग करते हैं या कहीं पे हमारे भारतीय वगैरह फंस गए तो उनको वहां से लाने का कार्य करती रेस्क्यू है, रेस्क्यू मिशन है, फिर एंटी पायरेट्स मिशन में नेवी आती है। नेवी को हमने, हमारी जनरेशन ने युद्ध करते देखा ही नहीं। अच्छा, तो जैसे हमारे देश की सुरक्षा में इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल है, वैसा ही रोल नेवी का है, वो क्या है? नेवी का सर ऐसा रोल है कि अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि हमारा जो आईएनएस विक्रांत है या आईएनएस विक्रमादित्य, जहां पर चलता है 500 किलोमीटर का जो रेडियस का एरिया है वो इंडियन है। वो चाहे कहीं, 100 किलोमीटर? हाँ 500 किलोमीटर एरिया रेडियस का एरिया पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी है, वो हमारा है। उस एरिया में किसकी एंट्री होगी, किसकी एंट्री नहीं होगी, कौन सा शिप आ सकता है, फ्लाइंग या सबमरीन या सरफेस व्हीकल, ये हमारा जो है एयरक्राफ्ट कैरियर डिसाइड करे। वो इंडियन टेरिटरी है। क्या बात। और वो इंडियन टेरिटरी कैसे हो जाती है? बाय फोर्स। हम्म। तो ये इसी तरह के जो अमेरिकन के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जितने भी हमारे चाइना के हैं, जो भी उनकी कैपेबिलिटी है, जितना एरिया वो एक्सेस को डिनाई कर सकते हैं, ये कहते हैं एरिया एक्सेस। एरिया की एक्सेस देने का जो कितनी एरिया पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो वारशिप की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा ये वारशिप जाकर अगर हम कराची के बंदरगाह पे खड़ा कर देते हैं, और अगर वो हम पे ओवर पावर नहीं कर पाए, तो कराची हमारा है। हमारा, बिल्कुल ठीक बात। 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है, और ये केवल सरफेस पे नहीं होगा। फिर सरफेस के नीचे जो आपके सबमरीन होंगे, ये अकेले नहीं चलते। ये पूरा कहते हैं पैक ऑफ वुल्फ, जिसमें लीडर जो अल्फा है वो आपका जो है वारशिप है, उसके साथ डिस्ट्रॉयर होंगे, उसके साथ जो है कई सारी लेयर्स बनती हैं। उसके बाद जो है आपके कॉर्वेट्स, जो सिवेट्स है, कॉर्वेट्स हैं, ये सारे छोटे क्लास के जितने भी कैरियर्स हैं वो भी साथ में रहेंगे। हवा में भी आपके मिग फाइटर चलते रहेंगे। स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट होंगे, पूरे एरिया को स्कैन करते हुए चलता है। तो ये इतना महंगा पीस ऑफ कह सकते हैं ना, वारफेयर। वारफेयर इतना महंगा पीस है और इतना इफेक्टिव है। बांग्लादेश जैसे देश जो हैं जिनके से अगर हमारी लड़ाई हो जाती है तो हमारा एक वारशिप उस पूरे देश को तबाह करने के लिए काफी है। काफी। इतनी कैपेबिलिटी आप एक देश को घुटने पे ला सकते हैं सिंगल वो एक मशीन से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी जनरेशन ने आज तक तो देखा ही नहीं सुना कि नेवी भी कुछ काम करती है। लेकिन नेवी जब काम करने के लिए निकलती है तो फिर उसके बाद सामने वाले की शामत आ जाती है। 4 दिसंबर, ये दिसंबर का महीना था, 4 दिसंबर 1971, कराची के बंदरगाह पे जो हमने फायरिंग की थी मिसाइलों से, कराची के बंदरगाह पे आग लग गई थी, उनके ऑयल डिपो सब बर्न हो गया था, 10 दिन तक कराची जला है। जलता है। 4 दिसंबर को नेवी डे इसी में सेलिब्रेट करते, एक दिन में 4 शिप्स पाकिस्तान के हमने डुबोए थे। तो 1971 बहुत बड़ी लैंडमार्क विक्ट्री थी। बहुत बड़ी लैंडमार्क विक्ट्री थी। और जो बांग्लादेश वार में हम लोग सैम मानेकशॉ साहब का नाम बहुत लेते हैं, आर्मी को हमेशा वेलर मिलता है, लेकिन एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। बिना नेवी के सपोर्ट के और बिना नेवी के खून बहाए इस विक्ट्री को कंप्लीट नहीं किया जा सकता था इतनी जल्दी। बल्कि हम ये कह सकते हैं 1971 हमारी ट्राई सर्विसेज कमांड की पहली लड़ाई, हाँ पहली लड़ाई थी, थिएटर कमांड की पहली लड़ाई थी। तो इसीलिए जो है नेवी का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हम लगातार अपनी नेवी को अपग्रेड करते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर इंडियन ओशन रीजन में वर्ल्ड के जो वारशिप्स हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना, 150 छोटे बड़े जहाज यहाँ पे रहते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है कि किसी वो आप पर हमला करके या आपकी पावर को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एक बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही ताकतवर नेवी होना बहुत एक समय की मांग है, और सबसे अच्छा हथियार वो है जिसका प्रयोग ही ना करना पड़े। बिल्कुल सही। वो है हमारी इंडियन वो नेवी, डेटरेंस का काम। वो डिटरेंस का काम करती है। बहुत बहुत आपने बेहतरीन जानकारी दी। अब मैं चलता हूं अपने दूसरे फैकल्टी मेंबर और एक्सपर्ट अभिषेक सर की तरफ, जिनसे हम जानेंगे अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका अभी निधन हुआ है। पूरा देश उनके इस मृत्यु से
आहत है, दुखी है और हम सब लोग उनके आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का हमारे देश में एक शिक्षक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के रूप में क्या योगदान रहा, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। और अभी हमारे प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर गए थे, मौजूदा प्रधानमंत्री। जी सर। उस यात्रा का क्या महत्व है, क्योंकि बड़ा उसको राजनयिक और कूटनीतिक दृष्टि से जी महत्वपूर्ण माना गया। जी तो थोड़ा सा दोनों विषयों के बारे में कुछ बताएं। सर, पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब का जाना, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरीके से वो गए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा हमारे देश में, इकोनॉमिकली या किसी भी फील्ड में, ये सर मतलब कुछ शब्दों में कह देना ये जो है मुझे संभव लगता है। नहीं संभव है, और ये पॉसिबल नहीं है कि उनको हम इस तरीके से डिस्कस कर सके। लेकिन फिर भी अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें उनकी, तो मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे। मनमोहन सिंह प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे। इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। बाद में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के टाइम पे वो भारत के वित्त मंत्री रहे, और फिर फाइनली जो है वो भारत के प्रधानमंत्री मंत्री भी बने। बने 2004 से 4 से 14 तक, हाँ, बहुत 10 साल का 10 साल का टर्म रहा, और उन्होंने बहुत सक्सेसफुली वो कोalition गवर्नमेंट चलाई, चलाई, जो समय रहा। और जो एक समय तो ऐसा था कि सरकार उनकी गिर रही लगभग थी, गिरने की स्थिति में थी, जब अमेरिका जो के साथ इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील थी, डील हुआ था, 123 एग्रीमेंट। 123 एग्रीमेंट। तो अगर हम उनके योगदान की हम बात करें, देखिए सर, उन्होंने इस देश को तब बचाया, हमारी नींव मतलब हमारी एक नैया उन्होंने तब पार लगाई, इस देश को संजीवनी उन्होंने तब दी जब इकोनॉमिक तौर पर हम मतलब टोटली पूरी तरीके से बैंकरप्ट एक तरीके से उन्हें दिवालिया होने के कगार पर दिवालिया होने कगार पे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस। क्राइसिस से हम जूझ रहे थे। तब उन्होंने इस दुनिया को दिखाया कि भारत को अब कोई रोक नहीं पाएगा महाशक्ति बनने से। आज अगर हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो उसमें उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान बहुत बड़ा, बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने भारत में 91 में एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस किया और इकोनॉमिकल रिफॉर्म वो लेकर के आए। अच्छा सर, डिस्पाइट द फैक्ट कि नंबर ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहते हैं, आप देखिए उन्होंने जो एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस किया, आगे की सरकारों ने भी उसको कंटिन्यू कंटिन्यू। किया। मुझे याद है शायद 24 जुलाई 1991 न्यू इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी पॉलिसी प्रेजेंट आई की थी, थी। हाँ। उसके बाद जितनी भी सरकारें रही, अटल हाँ, बिहारी उन्होंने उसको वाजपेयी आगे जी बढ़ाया। उसको लेके गए, इवन मोदी जी भी देखिए आप सर उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि आरोप तो ये लगता है कि सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स और तेजी से और तेजी से, ज्यादा होने हाँ, चाहिए थे। एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मतलब उसका जो फाउंडेशन था वो डॉक्टर साहब ने तैयार किया। और डॉक्टर साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर आप सर देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, तो इस देश को उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा सशक्त कानून दिया बिल्कुल सही। कि डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत किया जाए, एक आम नागरिक किस तरीके से सरकारों के ऊपर नजर बनाए रखे, कैसे सरकार की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर के आए। गरीब जनता को उन्होंने मनरेगा दी, मनरेगा दी, जिसको पहले नरेगा कहा जाता नरेगा। था, अब तो मनरेगा कहते हैं। इसी तरीके से आप देखिए आधार कार्ड, ये भी उन्हीं के शासन इस देश को आधार कार्ड देने वाले वही हैं, हाँ, नंदन नीलकर्णी के को, अध्यक्षता में हाँ, बना, यूनिक अध्यक्षता में आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी गवर्नमेंट बनाया था अथॉरिटी। उन्होंने। तो मतलब सर मतलब बहुत कुछ उन्होंने किया इस देश के लिए, उनका योगदान इस देश में बहुत अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है, और उसको कुछ शब्दों में कहना पॉसिबल नहीं। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के आखिरी दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि शायद उनका योगदान इतिहास में उनका आकलन हाँ, किया जाएगा। याद किया जाओ, सच्ची बात है, ये बात तो है ही है कि जब तक इस देश की अर्थव्यवस्था को आप याद रखेंगे, एलपीजी तो आएगा ही आएगा, हाँ, कि 91 वाज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन इकोनॉमिक बिल्कुल स्पेस। सही कह रहे हैं। अब रही बात सर, जो दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था, दैट द विजिट ऑफ मोदी जी टू कुवैत, तो इसकी अगर हम बात करें, देखिए सर 43 इयर्स लग गए किसी हमारे देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिडिल ईस्ट कुवैत के इस कुवैत में पहुंचने। कुवैत में पहुंचने में। तो एक लंबा समय रहा। अगर हम कुवैत और भारत के संबंधों की देखेंगे, तो हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। एक जो है अरेबियन सी के एक छोर पे हम हैं, एक छोर पे वो है, तो कुवैत कुवैत है, तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारा एक अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा वहां रहता रहता है। है, 10 से 11 लाख भारतीय वहां रहते हैं। क्या बात। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
कुवैत पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एनर्जी, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है एनर्जी इंटरेस्ट वो और है सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी को, प्लस एक जो इस्लामिक कंट्री है, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा पिलर ये है कि उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बहुत बहुत अच्छे अच्छे मेंटेन करते हैं। और आप देखिए ये 20वां अवार्ड है उनको जो मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अच्छा, अपने देश के बरक्स वो अरब के मुल्क हाँ, में वहाँ के वहाँ लीडर्स और वहाँ की जनता में बड़े लोकप्रिय हैं। बड़े लोकप्रिय और अवार्ड पे अवार्ड ले रहे हैं और लिस्ट में 20वां है और नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है कुवैत ने उनको। क्या बात। और इससे भी ज्यादा मतलब मैं तो सरप्राइज रहा सर कि एक इस्लामिक कंट्री में रामायण का और भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया है। सही बात है। और वो गए थे और वहां पे उन्होंने उस बुक, या तो दारा शिकोह ने हाँ, अपने समय में किया था, नहीं तो यही हो रहा है कि इस्लामिक कंट्री में रामायण और भगवत गीता, और कुवैत की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड भी किया है कि वो इसको अपने कैरिकुलम में इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या बात है। वहां के स्कूलों में बच्चों को भगवत गीता के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो ऐसा आप कह दें अरे तो फिर तो यहाँ political- आग लग जाएगी, यहाँ तो सेकुलरिज्म के नाम पे आग लग जाएगी। और ये चीजें सर इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है हमारी, उसको ये रिप्रेजेंट करता है कि हम अपने कल्चर से, अपने डायस्पोरा से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे प्रमोट करते हैं। ठीक है, और इससे में रेमिटेंसेस रेमिटेंस मिलता है और कुवैत की जो डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है, हम उसके लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हम उनको ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हमें एनर्जी दे रहे हैं। अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और स्ट्रैटेजिकल एग्रीमेंट्स हुए हैं कि अब इन फ्यूचर इंडिया और कुवैत एक स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप की तरह काम करेंगे, पार्टनर की तरह काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, बिल्कुल ठीक और पाकिस्तान को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने अपना ये द वर्ल्ड दिस वीक प्रोग्राम डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको समर्पित किया है और उनको हम सभी लोग विनयावनत भाव से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई सजेशन हो, आप इसमें कुछ सुधार और बदलाव चाहते हैं उस प्रोग्राम में, तो जरूर कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको ये पसंद आया है तो भी हमारी आप हौसला अफजाई करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। आपके कमेंट्स, आपके व्यूज का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना और भी है कि इस प्रोग्राम को लाइक जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।